तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं। इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। देखिए, पिछले कुछ वीडियो से हम मौर्योत्तर काल पर चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने आंध्र सतवाहन को कंप्लीट किया। हमने मौर्य काल, उसके पश्चात मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कर्ण वंश और आंध्र सतवाहन वंश को समझा था। हमने काफ़ी विस्तार से इसको समझा है। वो सारी वीडियोस क्रमवार रूप से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको सारी वीडियोस क्रमवार तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है, इसी क्रम में हम आज इस वीडियो में मौर्योत्तर काल में ही कुछ विदेशी आक्रमण भारत पे हुए, जो कि उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है वहाँ से हमें 4 विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसे आपने सुना होगा हिंद यवन के बारे में, जिसे हम इंडो ग्रीक कहते हैं या ग्रीक बैक्ट्रियन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। फिर उसके पश्चात शकों का आक्रमण होता है भारत में। फिर पर्थियन यानी कि जिसे हम पहलव कहते हैं, और एक मध्य एशियाई जनजाति है जो चीनी जनजाति है, जिसे हम यूची जनजाति कहते हैं, जो कि भारत में कुषाणों के नाम से जाने गए। इन 4 महत्वपूर्ण विदेशी आक्रांताओं के बारे में हमें पढ़ना है, तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मुख्यतः हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, ये वीडियो पूर्ण रूप से यूजीसी नेट और यूपीएससी के लिए बनाई गई वीडियो है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, आपको इसके टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। पहला उसमें आप लिखेंगे इंडो ग्रीक या हिंद यवन। देखिए, मौर्य काल में हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया था, उसके समय एक महत्वपूर्ण संघर्ष की घटना हमें मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध होता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, तो उसके पश्चात पश्चिमोत्तर जो प्रदेश थे, साथ ही जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था, उस पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। लेकिन हम मौर्योत्तर काल में देखते हैं, जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, मौर्य साम्राज्य का पतन होता है और कुछ कमज़ोर शासक आते हैं मौर्योत्तर काल में। तो जैसे ही हम पाते हैं कि कभी भी जो केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है, तो यह केंद्रीय शक्ति का कमज़ोर होना बाह्य आक्रमणकारियों को भारत की ओर आकर्षित करने का कारण बनता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि 4 क्रम रूप से बाह्य आक्रमणकारी भारत में आते हैं, जिसमें पहला हिंद यवन, फिर शक, पल्लव और कुषाण है। तो हम इस टर्म को समझते हैं कि हिंद यवन, ये जो टर्म है इंडो ग्रीक्स, ये किन के लिए इस्तेमाल किया गया है। देखिए, जो ग्रीक है, आज का जो एथेंस है, जिसे हम यूनान कहते हैं, यूनान से कुछ शासक भारत में आए। तो वैसे यूनानी शासक जो हिंदुस्तान के धर्म, समाज और संस्कृति के भाग बन गए। उन्होंने यहाँ पे अभियान तो किया, लेकिन अंततोगत्वा वो यहीं के संस्कृति में रम गए, यहीं के समाज में मिल गए, जिन्हें आज पहचानना भी मुश्किल होता है। वो वैसे शासक हिंद यवन या इंडो ग्रीक कहे गए। इनका जो स्रोत हमें मिलता है, कई जगह से मिलता है, जैसे कि हम महाभारत में भी इनको यवन जाति के रूप में उल्लेखित किया गया है। साथ ही एक बौद्ध दार्शनिक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक शासक हुआ मिनांडर, जिसे हम मिलिंद कहते हैं। उसी के संबंध में यह ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। ये थेरवाद संप्रदाय जो है, बौद्ध का जो सेक्ट है, उसका दार्शनिक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। इसमें यवन शासक मिलिंद की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है फतेहपुर के पास रेह, यहाँ से हमें एक लेख प्राप्त होता है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा महोदय ने इस लेख का समीकरण मिलिंद से स्थापित किया है। तो ये हमारा परिचय हो गया हिंद यवन को लेके। आप अपने नोटबुक में भी इसी प्रकार लिखेंगे कि हिंद यवन के समय में कुछ सिक्के जारी किए गए, जो चांदी के सिक्के थे, उन्हें द्रम कहा जाता था। तो मिलिंद पन्हो के बारे में आप नोट डाल के लिखेंगे कि मिलिंद पन्हो एक थेरवाद बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें राजा मिनांडर प्रथम
और भिक्षु नागसेन के बीच में जो भी वार्तालाप हुए प्रश्नोत्तर के रूप में यह ग्रंथ है। उसमें अनित्य, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और निर्वाण जैसे विषयों पर चर्चा हुआ है। उसी का संग्रह आपको मिलता है मिलिंद पन्हों में। ठीक है, तो मिलिंद पन्हों किसके किसके बीच का ये वार्ता है? नागसेन और मिलिंद मिनांडर के बीच में। ठीक है, मिलिंद पन्हों का जो राइटर है उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये किसके किसके बीच में वार्ता है? तो नागसेन तथा मिनांडर के बीच में। चलिए अब देखते हैं हिंद यवन शासकों के इतिहास के बारे में। जैसे कि हमने अभी चर्चा किया था कि जो सेल्यूकस था, जिसे हम सेल्यूसिड कहते हैं, तो सेल्यूकस के शासन के समय उसका जो साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। देखिए यहाँ पे सेल्यूसिड एम्पायर लिखा हुआ, ये सब सेल्यूकस के साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन सेल्यूकस के मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य दो बड़े हिस्सों में बट गया, एक पर्थियन एम्पायर और एक ग्रीक बैक्ट्रियन एम्पायर। ये दो एम्पायर हुए। ठीक है, तो एक पर्थिया का एम्पायर हुआ और एक ग्रीक बैक्ट्रियन एम्पायर हुआ। तो पर्थिया के एम्पायर और ग्रीक बैक्ट्रियन के एम्पायर को दो अलग अलग शासक लीड कर रहे थे। जो पर्थिया था वो अरेक्सेस के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ और डायोडोटस के नेतृत्व में बैक्ट्रिया स्वतंत्र हुआ। आपको ये नाम पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, इसलिए थोड़े नए लग सकते हैं, लेकिन आपके आदत में आ जाएंगे। तो हमने क्या देखा? सेल्यूकस के मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य दो हिस्सों में स्वतंत्र हुआ, एक कहलाया पर्थियन एम्पायर और एक कहलाया ग्रीक बैक्ट्रियन एम्पायर। तो पर्थियन एम्पायर को कौन लीड कर रहा था? अरेक्सेस। और ग्रीक बैक्ट्रियन को कर रहा था डायोडोटस। देखो, सेल्यूकस के पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी हुए वो इस बॉक्स में दिए हुए हैं। जैसे सेल्यूकस के बाद एंटियोकस हुआ, फिर एंटियोकस द्वितीय हुआ, फिर सेल्यूकस द्वितीय हुआ, सेल्यूकस थर्ड, फिर एंटियोकस थर्ड। इस क्रम से उसके शासक हुए, महत्वपूर्ण शासक हैं। लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसने ग्रीक बैक्ट्रियन को अपने अंडर में स्वतंत्र कराया, जिसका नाम था डायोडोटस। डायोडोटस ने ग्रीक बैक्ट्रियन साम्राज्य की स्थापना की। इसका कालक्रम है, आप देखेंगे, लगभग 250 ईसा पूर्व। और अरेक्सेज ने पर्थियाई साम्राज्य की स्थापना की, ये लगभग 247 ईसा पूर्व। ठीक है, डायोडोटस का एक पुत्र हुआ जो कि अल्पवयस्क था, अंडर एज था, जिसकी हत्या कर दी गई यूथिडेमस के द्वारा। और यूथिडेमस का एक पुत्र हुआ डेमेट्रियस। ठीक है, ये डेमेट्रियस पहला शासक हुआ ग्रीक बैक्ट्रियन में जिसने भारत पे आक्रमण किया। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि भारत पे अभियान करने वाला पहला इंडो ग्रीक, फर्स्ट इंडो ग्रीक। ठीक है, फर्स्ट इंडो ग्रीक टू केम इंडिया। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जब ये भारत आया था डेमेट्रियस, उस समय शुंगों का काल था, पुष्यमित्र शुंग का काल था। और इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पुष्यमित्र शुंग के जो राज्य पुरोहित थे महर्षि पातंजलि के महाभाष्य से इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, देखो, डेमेट्रियस प्रथम यूथिडेमस के पुत्र एक ग्रीको बैक्ट्रियन सम्राट थे। जो डेमेट्रियस था ये यूथिडेमस का पुत्र था। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया और उनके शासनकाल में हेलेनिस्टिक संस्कृति का प्रसार हुआ। अब ध्यान देना, यहाँ पे हेलेनिस्टिक एक टर्म आया है। यहाँ पे हेलेनिस्टिक कला क्या है? देखिए, भारत में जो मूर्ति कला के केंद्र हुए, दो प्रमुख केंद्र हुए। एक हुआ गांधार मूर्ति कला, आपने नाम सुना होगा, और एक मथुरा मूर्ति कला। तो जो गांधार मूर्ति कला है वो हेलेनिस्टिक कला का उदाहरण है। ठीक है, तो हेलेनिस्टिक कला ग्रीक संस्कृति और कला का विस्तार है जो अलेक्जेंडर महान के साम्राज्य के फैलने के बाद मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका में फैली थी। गांधार कला में ग्रीक और भारतीय शैलियों का मिश्रण था, जिसमें विशेष रूप से बुद्ध की मूर्तियाँ ग्रीक शैली में बनाई गई। ये जो हेलेनिस्टिक कला है उसका विस्तार मुख्य रूप से किसके समय हुआ था? उसका उद्भव तो हुआ था अलेक्जेंडर महान के काल में, और हेलेनिस्टिक संस्कृति का प्रसार किसके काल में हुआ था?
डेमेट्रियस के काल में। और ये डेमेट्रियस पहला इंडो ग्रीक शासक हुआ जिसने भारत पे अभियान किया था। ठीक है, जब भारत पे इसने अभियान किया तो पुष्यमित्र शुंग यहाँ का शासन कर रहा था। तो डेमेट्रियस वो पहला शासक हुआ जिसने हिंदू कुश पर्वत को पार करके पंजाब और सिंध के एरिया में इसने अभियान किया। इस अभियान का स्रोत हमें मिलता है पतंजलि के महाभाष्य से, गार्गी संहिता से और मालविका अग्नि मित्रम से। हाथी गुम्फा अभिलेख में जो उड़ीसा में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के शासक खारवेल का अभिलेख है ये। इस अभिलेख में दिमित्र नामक एक यवन आक्रमणकारी का हमें जानकारी प्राप्त होता है। और इस दिमित्र का समीकरण डेमेट्रियस से एक प्राचीन इतिहास के विद हुए जिनका नाम हुआ केपी जायसवाल। केपी जायसवाल ने इसका समीकरण दिमित्र से बैठाया था। देखिए, जब डिमेट्रियस भारत पे अभियान करने चला तो भारत के क्षेत्रों में जैसे साकेत, पांचाल पे अभियान करते हुए भारत में पाटलिपुत्रा के क्षेत्र तक पहुंचता है। जब ये डिमेट्रियस रास्ते में होता है तब इसके ओरिजिनल स्पेस में, ठीक है, वहाँ पे इसके गृह क्षेत्र में गृह युद्ध होता है और यूकेट्राइटिस विद्रोह कर देता है। यूकेट्राइटिस विद्रोह कर देता है। डिमेट्रियस जब वापस लौटता है तो डिमेट्रियस के इसी बीच मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो डिमेट्रियस ने जितना भी क्षेत्र भारत में जीता था, क्योंकि ये पहला इंडो ग्रीक था जिसने भारत पे अभियान किया था, तो इसके जीते गए भारतीय क्षेत्रों को यूकेट्राइटिस अपना मानता है और उस पर अधिकार करता है। तो कुछ क्षेत्रों पे तो यूकेट्राइटिस अधिकार कर लेता है और यूकेट्राइटिस तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाता है। तो डिमेट्रियस के द्वारा जीते गए क्षेत्रों पे यूकेट्राइटिस ने अधिकार किया और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। और डिमेट्रियस के द्वारा जीते गए कुछ अन्य क्षेत्रों पे, बचे हुए क्षेत्रों पे, डिमेट्रियस का एक भाई हुआ जिसका नाम था मिनांडर। इसने सियालकोट या वर्तमान शाकल सियालकोट को इसने राजधानी बनाई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दो शाखा यहाँ पे इंडो ग्रीक की भारत में स्थापित होंगी, एक तक्षशिला को राजधानी बना के और दूसरा सियालकोट को राजधानी बनाकर। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि डिमेट्रियस के वंशज में हम पढ़ेंगे मिलिंद को, फिर यूकेट्राइटिस के वंशज में हम पढ़ेंगे, क्योंकि दो शाखाएं यहाँ पे स्थापित हो रही हैं, डिमेट्रियस के वंशज और यूकेट्राइटिस के वंशज। डिमेट्रियस के वंशज में हम मिलिंद को पढ़ेंगे और इसके पश्चात दो और शासक आएंगे, स्ट्रेबो और स्ट्रेबो सेकेंड, और एंटियालकीडस के बाद इसका भाई हर्मियस आएगा जो कि अंतिम शासक होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसको, मिलिंद को। ठीक है, मिलिंद को, जिसकी राजधानी कहाँ थी, शाकल सियालकोट में। मिलिंद ने झेलम से लेकर मथुरा तक के क्षेत्रों को जीत लिया था। और एक पुस्तक हमें मिलती है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसका राइटर अज्ञात है, इसका राइटर के बारे में हमें नहीं पता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इससे सिकंदर से भी महान शासक बताया गया है, किसे, मिलिंद को। इसने शाकल यानी सियालकोट को राजधानी बनाई। और बौद्ध ग्रंथ मिलिंद में कहा गया है कि इस मिलिंद में कहा गया है, जिसका उल्लेख नागसेन ने अपनी ग्रंथ मिलिंद पन्हो, यानी कि जो ग्रंथ हमें मिलता है मिलिंद पन्हो थेरवाद सेक्ट का, वो पाली भाषा में है। ये ध्यान रखना है कि मिलिंद पन्हो किस भाषा में है, पाली भाषा में है। तो मिलिंद पन्हो में हमें मिलिंद की जानकारी मिलती है। देखो, अन्य भारतीय ग्रंथों में मिलिंद के बारे में क्या कहा गया है। तो कुछ भारतीय ग्रंथ हैं जैसे रामायण में, भगवत पुराण में, विष्णु पुराण में और दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है। तो रामायण में मिलिंद का यानी मिनांडर का जो नाम हमें मिलता है वो मिलता है करदम। भगवत पुराण में पुष्पनिध, विष्णु पुराण में अल्ली सन्निध और दिव्यावदान में यक्ष कृमिश। ये चार महत्वपूर्ण नाम हमें मिलते हैं मिनांडर के बारे में चार विभिन्न भारतीय ग्रंथों में। ठीक है, मिनांडर के बारे में अगर बात करें तो इसके पुत्र हुए स्ट्रेबो प्रथम और स्ट्रेबो सेकंड। चूँकि ये दोनों पुत्र अवयस्क थे, छोटे थे, तो ऐसी जानकारी हमें मिलती है कि मिनांडर की जो पत्नी थी अगाथोक्लिया, ये संरक्षिका के रूप में कार्य करती है और ये दो पुत्र चूँकि छोटे थे।
जब ये अगाथोक्लिया राज्य सत्ता को संभाल रही होती है तो इसी समय कुछ ट्राइबल ग्रुप थे, खानाबदोश कबीले थे, उनका आक्रमण होता है इनके ऊपर, जो कि शक के रूप में पहचाने गए। तो जब हम शकों के बारे में पढ़ेंगे तब हम यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू करेंगे कि भारत पे शकों का आक्रमण होता है। उनकी भी 4 शाखाएं होती हैं, 4 अलग अलग केंद्रों पे शकों का क्षेत्र होता है, राजधानी होता है। उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखना एक बात और है कि भारत में कहा जाता है कि जो चीन की जो दीवार का निर्माण हुआ था, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसने किस प्रकार भारत के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया। एक सवाल मिलता है कि चीन की जो महान दीवार थी उसने किस प्रकार भारत की राजनीति को प्रभावित किया। तो इसी समय क्या होता है कि चीनी सम्राट होते हैं जिनका नाम होता है शी हुआंगती। उनके द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण होता है, शुरुआत होता है। इसके आगे बहुत सारे शासक आते हैं, चीनी शासक, जिन्होंने इसका कार्य पूरा करवाया। तो महत्वपूर्ण शासक के रूप में शी हुआंगती को हम जानते हैं। इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण के कारण जो शक जनजाति थी वो पश्चिम की ओर उनको खिसकने पे मजबूर किया गया। ये मजबूर हुए पश्चिम की ओर खिसक के मध्य एशिया से, फिर वो दक्षिण की ओर रवाना हुए। इसी क्रम में वो भारत में जो इंडो ग्रीक शासक कर रहे थे, इंडो ग्रीक शासन के क्षेत्रों पर उन्होंने आक्रमण किया शकों ने। फिर इसके पश्चात शक भारत में आते हैं। तो अब तक हमने देखा कि इंडो ग्रीक जो हिंद यवन है, उनकी 2 शाखाएं भारत में स्थापित हुई। पहला यूथिडेमस की शाखा, दूसरा यूकेट्राइटिस की शाखा। यूथिडेमस के पश्चात डेमेट्रियस ने भारत पे अभियान किया। तो भारत पे अभियान करने वाला वो पहला शासक कौन था? डेमेट्रियस था, हिंद यवनों में। इसके पश्चात मिनांडर आता है, फिर स्ट्रेबो आते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखा यूकेट्राइटिस, जिसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके पश्चात हम देखेंगे अभी कि एंटियालकिडस आता है और हर्मियस आता है। यूकेट्राइटिस ने तक्षशिला को राजधानी बनाई थी, मिनांडर ने शाकल को अपनी राजधानी बनाई, सियालकोट को, और हम देखेंगे कि हर्मियस ने काबुल को अपनी राजधानी बनाई। तो अंततः हम देखते हैं कि इन्होंने 3 केंद्रों को अपना राजधानी बनाया, काबुल, तक्षशिला और सियालकोट। और भारत पर अंतिम हिंद यवन जिसने शासन किया हुआ था हर्मियस। नोट में मेंशन करेंगे कि एंटियालकिडस ने शुंग शासक काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में अपना राजदूत हेलियोडोरस भेजा था। ठीक है, इस यहाँ से प्रश्न आता है, हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? तो शुंग शासक काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में यह आया था। किसके द्वारा भेजा गया था? तो हिंद यवन शासक एंटियालकिडस के द्वारा। अब जब ये भारत आता है तो यहाँ के भागवत धर्म से काफ़ी प्रभावित होता है और भागवत धर्म को अपना लेता है। ठीक ना, वैष्णव पंथी हो जाता है। और उसी वासुदेव के सम्मान में इसने मध्य प्रदेश के विदिशा में इसने गरुड़ ध्वज लगवाया था, स्थापित किया था। ठीक है, वहीं से इसका लेख प्राप्त होता है। तो यह पूरा घटनाक्रम रहा भारत में हिंद यवनों के अभियान का। तो हम सिकंदर से शुरू करते हैं, इसका क्रोनोलॉजी समझते हैं, पहले किसका अभियान हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था सिकंदर का अभियान हुआ, उसके पश्चात सेल्यूकस का अभियान हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय, फिर डेमेट्रियस का अभियान हुआ पुष्यमित्र शुंग के समय, उसके पश्चात मिलिंद आता है, एंटियालकिडस आता है, और अंतिम जो होता है वो कौन होता है? हर्मियस होता है। ठीक है, ये टॉपिक था आज का, भारत में हिंद यवन। समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको। इसका PDF आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।